गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा मैं डॉक्टर बबीता यादव, सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, भूगोल विभाग। मैं आज आपको हिमालय क्षेत्र की अपवाह प्रणाली के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो बेटा ये जाने कि अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? एक नदी जो अपने चारों तरफ से जल ग्रहण करती है जहाँ से, वो वहाँ का अपवाह सिस्टम कहलाता है। अर्थात एक कटोरी नुमा आकृति जहाँ से एक नदी अपना जल प्राप्त करती है, अपवाह तंत्र कहलाता है। तो वो सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलकर और एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। अर्थात उसका बहाव, उसके बहाव का स्वरूप कितनी छोटी छोटी नदियों से मिलकर वो उसका बहाव का स्वरूप डिसाइड करती है। तो ये सब हम उसमें करेंगे कि हिमालय की क्षेत्र की अपवाह प्रणाली क्या है। भारत की नदियाँ प्राचीन काल से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं बेटा। उत्तर और दक्षिणी भारत की अपवाह प्रणाली में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। टर्शियरी युग के प्रारंभ से ही उत्तर भारत की जो प्रमुख बहाव रेखा में महान परिवर्तन हुए हैं, और इसमें इन परिवर्तनों के कारण क्या हुआ कि उत्तर भारत की जो मुख्य नदियां हैं उनका जो अपवाह है वो काफ़ी उलट हो गया है। बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में, जैसे मेनली हिमालय पर्वतमाला में पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई, जिससे टेथिस महासागर है उसमें हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ये बेटा एक लंबा प्रोसेस था, और इसमें महासागर, पहले तो ये जो महासागर था टेथिस महासागर, ये एक उथले जल क्षेत्र के रूप में बदला। उस समय इस वृहत प्रदेश में एक नदी बहा करती थी। इस नदी का नाम था बेटा, या तो हम इसे शिवालिक भी कहते हैं और इंडो ब्रह्म नदी भी कहते हैं। ये नदी असम के उत्तर पूर्वी भाग में, यानी कि असम की तरफ से निकलती थी और अपने निकास क्षेत्र से निकलकर हिमालय के समानांतर अर्थात जहाँ आज हिमालय है उसके साथ साथ बहती हुई, भारत की पूरी चौड़ाई में बहती हुई सुलेमान तथा किरथर श्रेणियों के सहारे उत्तर पश्चिमी कोने तक जाती थी। ये देखिए, उत्तर पश्चिमी कोने तक जाती थी। ये विशालकाय जो नदी थी, इस नदी को हम कहा करते थे शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्म नदी। अब देखिए ये क्या है, फिर वहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ जाती और पंजाब और सिंधु से होकर बहते हुए अरब सागर में गिरती थी। तो पिलग्रिम एक भूवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसे इंडो ब्रह्म नदी का नाम दिया है, और पेस्को ने शिवालिक नदी का नाम दिया है। इनकी बेटा 3 सहायक प्रणालियाँ थी। वर्तमान में एक तो सिंधु नदी इसकी सहायक नदी थी, दूसरा गंगा इसकी सहायक नदी थी, किंतु पोटवार के पठार के रूप में ऊंचे उठ जाने पर यह छिन्न भिन्न हो गई। परिणाम स्वरूप जो मुख्य नदी थी वो तो उत्तर पश्चिमी भाग सिंधु नदी का स्वतंत्र बेसिन बन गया, अर्थात जो पोटवार बेसिन का उत्थान हुआ, इससे ये पूरी शिवालिक नदी है ये छिन्न भिन्न हुई। और छिन्न भिन्न हो जाने से जो एक तो सिंधु नदी है वो बहती रही, वो एज इट इज बहती रही और उसका एक स्वतंत्र बेसिन बन गया। इसी तरह से जो ये इसके अंतिम इसकी पूर्वी सीमा थी वो सतलुज नदी ने बनाई। इसकी मुख्य जो धारा थी उसका शेष भाग ऊपरी दिशा, तो शेष भाग वो विपरीत दिशा में बहने लगा, क्योंकि पंजाब की ऊंची भूमि होने के कारण और पूर्वी नागपुर के पठारी भाग के पूर्वी क्षेत्र में अवतरण विकसित होने से इसका शेष भाग पूर्व की ओर बहने लगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सुदूर पूर्वी भाग में भी उल्टी दिशा से पूर्व से पश्चिम की ओर इसी पूर्वी खाड़ी अर्थात बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगी। तो यही प्रवाह कालांतर में क्रमशः गंगा और ब्रह्मपुत्र कहलाई। इस प्रकार शिवालिक नदी के ऊपरी भाग हैं वो कौन कौन से हैं? शिवालिक नदी के ऊपरी भाग जो पूर्वी खाड़ी में गिरे, यानी कि बंगाल के खाड़ी में गिरे, वो हैं वर्तमान में गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। भारत की नदियों के मार्गों में एवं बहाव स्वरूप में परिवर्तन होते रहे हैं, इसलिए इनका भूगर्भ शास्त्रियों का बेटा ये मानना है कि प्रारंभ में सतलुज, सरस्वती और यमुना राजस्थान से होकर बहती थी। सतलुज, सरस्वती और यमुना। सरस्वती नदी जो हिंदुओं की परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि सरस्वती विलुप्त हो गई है, और
ये घग्गर या दृश्यावती की तलहटी को घेरे हुई थी और नाहन के निकट बहती थी। यमुना दिल्ली के निकट उत्तर में और करनाल के पश्चिम की ओर बहती थी और उत्तरी राजस्थान में सूरतगढ़ के निकट ये दोनों नदियाँ मिलकर हकारा के नाम से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती थी और फिर कच्छ की खाड़ी में गिर जाती थी। इसके बाद बेटा सतलुज नदी एक स्वतंत्र नदी थी जो सिर्फ सिंधु से अलग ही बहती थी और ये घग्गर से मिलती थी। ऐसा माना जाता है कि ये घग्गर से मिलती थी और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, किंतु अब ये व्यास नदी के साथ मिल जाती है। अब तो सिंधु है व्यास में मिलती है, किंतु पहले ये स्वतंत्र रूप से बहती थी। अमरकोट और सिरसा के बीच में इसकी पुरानी धारा के अवशेष अब भी प्राप्त होते हैं। यही नहीं, सिंधु नदी के डेल्टा से कच्छ के रण के मध्य नदी के प्राचीन डेल्टा और मोहाना के अनेक अवशेष अब भी पाए जाते हैं। लगभग 350 वर्ष पूर्व ही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ 241 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग नदियाँ थीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बाद में ब्रह्मपुत्र मधुपुर के वनों के पूर्व में मेघना से मिल जाती है, अर्थात गंगा में मिल जाती है। पहले ये क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों स्वतंत्र रूप से गिरती थी। 350 वर्ष पहले की बात है बेटा, और उसके बाद ये धीरे धीरे नज़दीक आती गई और आज ये मेघना में मिलती है, अर्थात गंगा में मिलती है। किंतु वर्तमान काल में एक भूगर्भिक क्रांति हुई, जिससे क्या हुआ कि मधुपुर के जो वन है वो 30 मीटर ऊंचे उठ गए, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी ने अपना मार्ग वनों के पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर बना लिया। और ये लगभग 200 वर्ष पुरानी ही घटना मानी जाती है कि 200 वर्ष पूर्व ही ऐसा हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो नदी है ये मिल गई। अब आता है गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ। 4वीं से 6वीं शताब्दी तक मौर्य और गुप्त राजाओं की राजधानी पाटलिपुत्र एक बड़ा उत्तम नगर था, जो गंगा, सोन, घाघरा, गंडक और पुनपुन नदियों के संगम पर स्थित था। इससे क्या हुआ बेटा कि ये जो इनके तट पर एक प्रमुख बंदरगाह था और व्यापारिक केंद्र भी था, जिससे इनकी जो समृद्धि का पता लगता है। अब सोन, घाघरा नदियाँ गंगा के यहाँ नहीं मिलती, सोन अलग जाती है, घाघरा नदी अलग जाती है, ये किंतु कई किलोमीटर आगे जाकर गंगा से मिलती हैं। इसी प्रकार गंगा पर गौड़ नामक स्थान पर 5 से 16वीं शताब्दी तक एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना गया है। तो ये इनके मार्ग परिवर्तन होते रहे हैं। सरस्वती नदी के सूख जाने से भी इसका महत्व कम हो गया है। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गंगा पर हुगली, चंद्रनगर, श्रीरामपुर आदि प्रमुख बंदरगाह थे। दामोदर नदी का भी मार्ग परिवर्तन होता रहा है। यह पहले हुगली नदी से नया सराय स्थान पर मिलती थी, किंतु 1770 में ये कोलकाता से 56 किलोमीटर नीचे की ओर हटकर मिलने लगी। इससे नदी में बालू उत्पन्न हो गई और इसका सामुद्रिक जहाज़ों के लिए महत्व कम हो गया। तो हम ये देखते हैं कि इनका मार्ग परिवर्तन निरंतर होता रहा है। कोसी नदी 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूर्णिया नगर के नीचे की ओर बहती थी। अब ये इसके 80 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका मार्ग भी परिवर्तित हुआ है। अच्छा, इसके पुराने जो अवशेष देखते हैं उसमें ये पता लगता है 200 वर्षों में इसके मार्ग परिवर्तन में इसने लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को हानि पहुंचाई है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात थी। कोसी एवं दामोदर दोनों को ही अपने क्षेत्र की शोक नदी कहा जाता है, सोरो, रिवर ऑफ सोरो या मिस्री कहा जाता है। तो हिमालय क्षेत्र की जो अफवाह प्रणाली है वो अनुगामी अफवाह प्रणाली नहीं है। अनुगामी अफवाह के अंतर्गत क्या होता है कि जब नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं तो उनका प्रारंभिक अफवाह पथ उसके अफवाह प्रदेश के ढाल के अनुरूप ही होता है, अर्थात जिधर नदी बह रही है उसी के अकॉर्डिंग वो अफवाह तंत्र बनता जाता है। जल अफवाह नए प्रकट हुए भूखंड के ढाल के अनुरूप होने लगता है। ऐसी नदियों का बहाव मोड़ के बीच की घाटियों में उनकी रचना के अनुरूप ही होता है, किंतु हिमालय के उसमें ऐसा नहीं मिलता है। यहाँ पूर्वगामी अफवाह के उदाहरण दिखाई देते हैं। पूर्वगामी अफवाह क्या होता है कि हिमालय पर्वत की नदियाँ पहले भी बहती थी और बाद में हिमालय के ऊपर उठ जाने से भी उन्होंने अपना प्रवाह मार्ग नहीं बदला।
ये माना जाता है। तो ये भारत की, ये हिमालय पर्वत की कुछ नदियाँ, जैसे नेपाल की है अरुण व कोसी, भारत की सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज और तिस्ता, ये हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व भी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थी। बाद में हिमालय के निर्माण के बाद भी वे पूर्ववत बनी रही, क्योंकि हिमालय के ऊंचे उठने और नदियों के अपर्दन की गति लगभग समान रही है। अर्थात जिस दर से हिमालय पर्वतमाला ऊपर उठी है, उसी दर से ये जो नदियां हैं इनकी भी प्रभाव उसी के अकॉर्डिंग रहा है। थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, बना रही हूँ। समझ गई थी। हैं क्या?
मैं नहीं उठाया था, मैं काट रही थी फिर वो उठ गया। जल्दी। हाँ बता, बताओ क्या बनाओगे? हैं? हेलो।